दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बड़े दिनों से रुकी हुई थी क्लास इंडियन ज्योग्राफी की। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करने जा रहे हैं। याद रखिए आज हमारा टॉपिक है दोस्तों क्लाइमेट यानी जलवायु। जलवायु में स्पेशली हम लोग आज बात करेंगे मानसून के बारे में। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि मानसून की भविष्यवाणी हुई है, बट ये कैसे हो पाता है, ठीक है। तो ये जो भविष्यवाणी है आज के बाद आप भी कर पाओगे, क्योंकि जब आप समझ जाओगे कि ये कैसे हो पाता है तो आपको अपने आप इन सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और याद रखेगा, हमारी स्टडी 91 चैनल पर सभी विषय को डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ाएगा। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो बेशक हर विषय पर आपकी अच्छी पकड़ हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास भारत की जलवायु। देखिए एक बात तो तय है, अगर आपको समझना है जलवायु को, क्लाइमेट को, तो सबसे पहले आपको मानसून को समझना होगा, क्योंकि बिना मानसून को जाने किसी भी देश के जलवायु के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है। ये जलवायु और मानसून में जो बड़ा अंतर है वो क्या होता है, याद रखिए मानसून ये कम समय को इंगित करता है, जबकि जलवायु लंबे समय को इंगित करता है, ठीक है। तो छोटे छोटे समय को मिलाकर लंबा समय क्रिएट हो पाता है, ठीक है। तो याद रखिए सबसे पहले आपको भारतीय जलवायु के बारे में जानना है तो पहले मानसून के बारे में समझना होगा। देखिए यहां पर दे रहा साफ तौर पर कि मानसून हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन होता है। क्या होता है मानसून, क्या होता है, यह हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन होता है। इसका मतलब क्या है आपको पता है दोस्तों, हमारे यहां पर तीन मुख्य तरह से तीन काल होते हैं। जैसे जो ऋतुएं होती हैं, जो मुख्यतः होती है, काल माने समय, 12 महीने होता है पूरा साल में, और 12 महीने के काल को, समय को 4-4 महीने के 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग शीत ऋतु पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु पढ़ते हैं और आपका वर्षा ऋतु देखते हैं, ठीक है। हालांकि इसके अलावा भी ऋतुएं हैं, बट ये 3 मुख्य ऋतुएं हैं जिसके आधार पर आज हम लोग इस जलवायु या मानसून के टॉपिक को अटेंड करेंगे। तो पहला पॉइंट लिख रहा है कि मानसून हवाओं का क्या है, मौसमी प्रत्यावर्तन होता है। अलग अलग मौसम में, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके से हवाएं चलती हैं, और ये जो मानसून होता है ना, ये उन हवाओं पर ही डिपेंड करता है। अच्छा, हवाओं पर डिपेंड करता है, हाँ। कैसे डिपेंड करता है सर बता दीजिए। लिख रहा है आपको पता है कि शीतकाल में यानी ठंडी के समय में 6 महीने हवाएं कहां चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। कहां से, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। वहीं ग्रीष्म काल में, गर्मी के समय में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। आप कहोगे सर आज तो आप बता दिए, अभी तो हम सीख लें, लेकिन सर कल हम ये बात भूल जाएंगे कि 6 महीने में कौन से वाले समय में, मतलब शीतकाल में किधर से किधर चलती थी, या ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी के समय में हवाएं किधर से किधर चलती है। छोड़ो, नहीं याद हुआ ना, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देता हूं जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो, अच्छा बताओ कूलर का इस्तेमाल आप कब करते हो, शीत ऋतु में करते हो या ग्रीष्म ऋतु में करते हो? क्या सर, क्या मजाक वाला क्वेश्चन आप पूछते हैं, इससे इस पॉइंट का क्या लेना देना। मैं बता रहा हूं ना, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। सुनो, कूलर आप कब लगाते हो, कब लगाते हो, गर्मी में लगाते हो। अच्छा, कभी आपने देखा आपको बहुत गर्मी हो रही है तो आप कूलर के सामने बैठ जाते हो, कूलर से छोटे छोटे जो बूंदें होती हैं पानी की, क्योंकि कूलर में क्या होता है पानी भरा होता है, तो वहां से छोटी छोटी पानी की बूंदें जब आपके शरीर पे आती हैं आपको बड़ा अच्छा फील होता है, वाह वाह क्या मजा आ रहा है, ठीक है। उस समय ये समीर, ये हवाएं कहां चल रही है, मान लो उस कूलर के अंदर जो पानी वही समुद्र है, तो समुद्र से हवाएं किधर चल रही है, स्थल की ओर चल रही है। आप कहां बैठे हो, आप स्थल में बैठे हो, ठीक है। तो समुद्र से हवाएं स्थल की ओर चलती कब, कब, ग्रीष्म ऋतु में। कब, ग्रीष्म ऋतु में। अब बता दो भूल जाओगे, कभी नहीं भूलोगे यार। देखो कुछ और भले भूल जाओ, ये पूरा टॉपिक भूल जाओ, लेकिन ये लाइन नहीं भूल पाओगे, ठीक है। मुद्दा है भूलने का, ठीक है। तो अभी नहीं भूलेगा ना, तो याद रखिए ग्रीष्म काल में जरूरत कहां पर है, करा 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर। हाँ सर, ठंडा ठंडा हवा चाहिए होता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या लिख रहा है, शीत ऋतु में हवाएं ये कहां से चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दे रहा है कि मानसून जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया, या फिर मैं बात कर दूं दक्षिण एशिया की, दोनों की बात करिए, खाली एक की बात मत करिए आप। दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया, सुनिए पहले यहां पे लाइन पे रुकिए आप इत्मीनान से। दोस्तों एशिया क्या है, महाद्वीप है ना, और भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में किस तरफ है आप देखेंगे। अगर पूरा ऐसे एशिया महाद्वीप है तो भारत को, अगर ऐसे आप महाद्वीप को 4 हिस्से में बांट दो तो भारत इस वाले हिस्से में, ठीक है, भारत इस वाले हिस्से। इसीलिए भारत को कहा जाता है कि दक्षिण कहां पर है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। कह रहा है कि जो मानसून है
ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जो मानसून है, अच्छा एक मिनट, सॉरी, इधर वाले साइड में तो आपका क्या पड़ जाएगा, सॉरी देखो, एशिया वाला अगर आप उठा दोगे तो इधर वाले साइड में आपका अरब कंट्री आ जाएगा, ठीक है, तो उधर नहीं जाना है, ठीक है। भारत जो है इस वाले हिस्से में आ जाएगा, ठीक है, तो दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में आ जाता है, ठीक है, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। तो याद रखिएगा, मानसून जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया की या फिर दक्षिण एशिया की एक विशेषता है। दक्षिण एशिया करके खास करके क्षेत्रों में या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के खास क्षेत्रों में ये मानसूनी हवाएं चलती हैं। और आपको तो पता होगा या नहीं भी पता होगा तो बातों बातों में आपने सुना होगा कि भारत में जो कृषि है वो मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। क्यों? अरे यार, हमारे यहाँ पर हर किसानों के पास ट्यूबवेल नहीं है, हमारे यहाँ पर हर गांव तक, हर खेत तक नहरें नहीं गई हैं, या अगर नहरें गई भी हैं तो गारंटी नहीं है उस नहर में पानी पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में हर किसान बस खाली दूर से भगवान की ओर देखता है कि काले मेघा बारिश हो जाओ, ठीक है। तो ये वर्षा के लिए हमेशा जो किसान है किस पर निर्भर होता है, इस मानसून पर निर्भर होता है। जैसे ही अच्छी बारिश होती है किसान का मन खुश हो जाता है। क्यों? अगर बारिश अच्छी होगी तो खेती भी अच्छा होगा, खेती अच्छी होगी उपज ज्यादा होगा, उपज ज्यादा होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एक बात तो समझ में आ गया होगा कि जो कृषि है यह मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक है, और अच्छी मानसून हमेशा अच्छे कृषि का सूचक होती है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था भी ये किस पर डिपेंड करता है, मानसून पर निर्भर करता है। सर आपने पूरी की पूरी इकोनॉमी को उठा करके मानसून के ऊपर डिपेंड कर दिया। हाँ भाई, इसलिए कर दिया क्योंकि भारत की आधे से अधिक जनता आज भी किसी न किसी तरीके से कृषि पर निर्भर है। इस वजह से यह माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का किस पर डिपेंड करता है, मानसून पर डिपेंड करता है। अगर मानसून अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा, है कि नहीं? इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। दूसरी बात आती है दोस्तों कि वर्षा होता कैसे है, और तो इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये जो यहाँ से इवेपोरेशन होता है, मतलब वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के बाद जो है ये बादल बनता है, फिर ठीक है, फिर वहां से धीरे धीरे जब ये बूंदें ठंडी होती है तो वर्षा के रूप में आके वर्षा करती हैं। दोस्तों जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो वहां पर मैं इसके कॉन्सेप्ट को भी दूर करूंगा कि कैसे सब पॉसिबल हो पाता है। अभी हम उन्हें टॉपिक पर आते हैं क्योंकि टॉपिक से भटकना बड़ा कठिन हो जाता है फिर, ठीक है, टॉपिक को लाइन पे लाने में। लिख रहा आगे भारत की जलवायु के बारे में, कह रहा मानसून को शुष्क और आर्द्र दो कालों में बांटकर देखा जा सकता है। क्यों भाई, क्यों मानसून को दो हिस्सों में क्यों बांट दिया? दोस्तों आपको समझना है ना, मैंने पहले ही कहा एक्चुअली में हमें पढ़ना है भारत की जलवायु, लेकिन जलवायु को समझने के लिए मानसून को समझना जरूरी। अभी तो हमने सिर्फ मानसून की चर्चा की है, मानसून क्या होता है, किसको फायदा है, किसान को फायदा है कि नहीं है, अभी तो हमने खाली इतना बात किया। अब अगर आपको मानसून के बारे में समझना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मानसून कितने प्रकार के होते हैं, शुष्क और आर्द्र। सर हम भूल जाएंगे, हम नहीं याद हो पाएगा हमसे, ठीक है, चलो मत याद करो यार, मैं आपको कुछ ट्रिक देता हूं। दोस्तों ये मानसून होता क्या है? सर हाँ, मानसून में एक लाइन हम याद कर सकते हैं कि मानसून से वर्षा होती है, ये हम मानते हैं। अच्छा ये मानते हो? अच्छा वर्षा कैसे होती है? अरे सर वर्षा ऐसे होती है कि बादल बनता है, पानी गर्म होता है, ठीक है, वाष्पीकरण होता है, बादल बनता है, फिर बादल जब ठंडा होता है तो छोटी छोटी बूंदे के रूप में वो नीचे आ जाता है, उसी को हम वर्षा कहते हैं। अच्छा क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हवाओं में नमी होती है? हाँ आप बोल सकते हैं, हवाओं में नमी का तात्पर्य क्या है कि जो हवाएं हैं वो अपने साथ जल के बूंदों को समाहित की हुई हैं, मतलब उनको अपने अंदर सोख के रखी हुई हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो ना, या तो हवाएं दो तरह की हो सकती हैं, यहां पर जैसे हवाएं दो तरह की हो सकती हैं वैसे मानसून भी दो तरह का हो सकता है, क्योंकि ये मानसून भी हवाओं पर निर्भर करता है। पहले ही लाइन में बताया गया था कि मानसून हवाओं का प्रत्यावर्तन है, ठीक है, हवाओं का ही प्रत्यावर्तन है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो हवाएं दो तरह की, या तो शुष्क है, शुष्क माने एकदम सूखी हुई हवा जिसके अंदर कोई भी नमी नहीं हो, जिसके अंदर कोई भी नमी न हो, सूखी है। और जिसके अंदर नमी होती है उस हवा को आर्द्र कहा जाता है। आप कहते हैं ना यार हवा में बड़ी आर्द्रता है, आर्द्रता माने क्या होता है? नमी, नमी, ठीक है, नमी है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मानसून दो तरह का होता है, एक शुष्क होता है, एक आर्द्र मानसून होता है, ठीक है। तो उसी आधार पर इसको दो कालखंडों में बांट दिया गया। अब देखिए आगे दे रहा है कि शुष्क काल की अगर हम बात करें, शुष्क काल और आर्द्र काल, अगर शुष्क काल की बात करें तो इसमें ग्रीष्म और शीत ऋतु दोनों आ जाता है। क्या बात करते हैं सर? मतलब पॉइंट नोट करिए, एकदम इत्मीनान से समझिएगा, अदरवाइज अगर आपने किताब उठाया इस पॉइंट पर ना कसम से कंफ्यूज
हो जाएंगे, आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी बात सुनिए ध्यान से, उसके बाद आप किताब को उठा के पढ़ेंगे, आपको ज्यादा मजा आएगा। मैंने क्या बताया, मैंने कहा शुष्क काल के अंतर्गत ग्रीष्म और शीत ऋतु दोनों आते हैं। सर इसका मतलब है आर्द्र वाले में कौन आता है? भाई आर्द्र में आप ही तो बोल रहे हो कि आर्द्र माने आर्द्रता, आर्द्रता माने नमी, नमी माने हवाओं में नमी, हवाओं में नमी है इसका मतलब वर्षा, वर्षा माने वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा माने वर्षा ऋतु। तो सिंपल सी बात हो गया कि ये जो आर्द्र काल है किससे संबंधित होगा? ये वर्षा ऋतु से संबंधित होगा, और जो शुष्क काल है किससे संबंधित होगा? ये ग्रीष्म और शीत ऋतु से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेगा, लिखे वही लाइन लिख रहा है, जबकि आर्द्र काल के अंतर्गत मानसून का आगमन होता है और मानसून का निवर्तन होता है। सर आगमन माने तो आना और निवर्तन माने मानसून का जाना, ठीक है, आना और जाना, ये हो जाता है मानसून का आगमन और मानसून का निवर्तन। तो सर आप सिखाएंगे क्या कि मानसून का आगमन कैसे होता? हाँ, आज तो ये हमारा विशेष टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा मानसून का आगमन कैसे होता है, साबित करके दिखाऊंगा, आपको तरीके बताऊंगा। रटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठी वर्षा कर दी, अरब सागर से हवाएं उठी वर्षा कर दी, हिंद महासागर से हवाएं उठी वर्षा कर दी, ऐसे नहीं, ठीक है। इतना तो हर कोई जानता है, लेकिन कैसे, ठीक है, मानसून किधर से उठी, कैसे, इसको बारे में आपको मैं बताऊंगा। चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि शुष्क ऋतु क्या होता है, ठीक है। देखिए शीत ऋतु में हम लोगों ने पढ़ा ना कि शुष्क ऋतु जो है ये दो कालखंडों में बटा हुआ, शीत और ग्रीष्म, तो दोनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं और एक वर्षा पढ़ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो लिख रहा है शीत शुष्क ऋतु, कह रहा है ये दिसंबर से लेकर फरवरी तक का समय माना जाता है। कितना? दिसंबर, वो भी दिसंबर में पूरा दिसंबर नहीं होता है, ये मध्य दिसंबर से शुरू होता है, मध्य दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का जो समय होता है वो जो है शीत शुष्क ऋतु का होता है। कैसे याद करोगे? अरे ठंडी का समय कौन सा होता है? दिसंबर से फरवरी तो होता है, ठीक है, यही तो होता है ठंडी का समय। तो याद रखिए, कह रहा है इस समय सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन होता है। अच्छा सर हम नहीं मानते, मत मानो, कहानी सुनो, हर बात पे कहानी सुनो, सुनाऊंगा, हर बात पे कहानी सुनाऊंगा, पढ़ाया हूं, नहीं मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी पर 3 मुख्य रेखाएं हैं। जो पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा गुजरी हुई है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। जो पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको मकर रेखा कहा जाता है। इतना तो आप सभी जानते हैं। प्लस एक चीज और जानते होंगे कि सूर्य जो है, ये सूर्य जो है ये उत्तरायण होता है और सूर्य दक्षिणायन होता है। एक्चुअली में दोस्तों सूर्य अपने आप अपने स्थान पर स्थिर है, वो कहीं उत्तरायण दक्षिणायन नहीं होता है। ये हम आप आम बोलचाल की भाषा में ये बात बोलते हैं। एक्चुअली में उत्तरायण दक्षिणायन पृथ्वी होती है, पृथ्वी होती है, सूर्य नहीं होता है, ठीक है। फिर भी मान लेते हैं कि चलो सूर्य का उत्तरायण होना, ठीक है। तो याद रखिए ये पृथ्वी उत्तरायण होगी, मतलब सूर्य उठ करके ऊपर की तरफ आ गया। जब ऊपर की तरफ आ जाएगा मतलब मान लीजिए सूर्य अभी बीच में था, अगर ये ऊपर पे आ गया तो कहां आ गया? कितना ऊपर आ सकता है? मैंने बताया था अधिकतम 23.5 डिग्री ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो कितना है? 23.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री ऊपर या 23.5 डिग्री नीचे ही जा सकता है, यानी अधिकतम एक कर्क रेखा पर आ सकता है। और आपको पता है कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती, लगभग बीचों बीच से, बटखरा लेके तौला नहीं गया था उसको, ठीक है, लगभग बीचों बीच से गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती। कितने राज्यों से? प्रश्न आता है तो याद रखेगा। तो वही चीज यहां पे बता रहा है कि इस समय देखिए, अच्छा यहां पे होता है। और आपको एक चीज और पता है कि 21 जून को सूर्य क्या होता है? ये उत्तरायण होता है। और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। इसीलिए तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन, और जब दिन बड़ा हो जाएगा इसका मतलब है सबसे छोटी रात होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसी तरह से जब सूर्य दक्षिणायन होता है, कब? ठंडी के समय में, दिसंबर में, ठीक है, 23 दिसंबर को सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन होता है। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है मतलब सूर्य चला गया दक्षिण की तरफ। अरे भाई वो दक्षिण में न जाता तो यहां तो गर्मी गर्मी रहता ना, सूर्य चला गया दक्षिण में, इसीलिए ठंडी महसूस होती है हमें। आपको क्या महसूस होता है? ठंडी लगती है, तभी शीत ऋतु का आगमन होता है। अगर ये सूर्य जाता ना तो कभी भी शीत ऋतु वापस हमारे यहां ना आ पाती। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए, तो वही लिख रहा है यहां पर, दक्षिणायन होने के कारण पश्चिमोत्तर
एक एक लाइन को समझिए। ये पश्चिमोत्तर भारत क्या है, करा दिसंबर से फरवरी तक का ये समय शीत शुष्क ऋतु माना जाता है। सूर्य इस समय दक्षिणायन चला जाता है। सिंपल बात है, इसमें कुछ वो नहीं है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जाहिर सी बात है, ठंडी के समय में सूर्य दक्षिणायन होता है, गर्मी के समय में सूर्य उत्तरायण होता है, तभी आपके सर पे चमकता है और आपका पारा हाई हो जाता है। यार बहुत गर्मी हो रही, बहुत गर्मी हो रही, तभी तो पारा हाई होता है। हाँ, तो सिंपल सी बात है। आगे लिख रहा है कि सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिम उत्तर मतलब पश्चिम धन उत्तर, क्या हो गया, पश्चिम धन उत्तर, बोलो ना पाकिस्तान वाले साइड में, वही तो पश्चिमोत्तर है। ठीक है, करा पश्चिमोत्तर भारत में क्या हो जाता है, यानी ठंडी के समय बता रहा हूं, पश्चिमोत्तर भारत में यहां पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। कैसे हाई प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर कैसे बन गया बताइए, हाई प्रेशर कैसे बन गया भाई। हाई प्रेशर का देखिए, मैंने कई चीज बताया, लो प्रेशर बताया, हाई प्रेशर बताया। मैंने कहा सिंपल सी बात, एक बार फिर से आपको याद दिला देना, वैसे याद दिलाना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप इतने जल्दी भूलेंगे तो इसमें हमारा दोस्त मत दीजिएगा, आप जाके देखिए वाहिद आप वाला वीडियो। मैंने आपको कहा था हाई प्रेशर लो प्रेशर में क्या होता है, सिंपल सा काम है। मान लो यहां पे हवा थी, आपने हवा को गर्म कर दिया, हवा गर्म होगी तो जाहिर सी बात है कहां भाग जाएगी, ऊपर भाग जाएगी। और जैसे हवा ऊपर भाग गई तो यहां पे कोई प्रेशर है क्या, नहीं है कोई प्रेशर, तो ये लो प्रेशर हो गया। ये क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। और जहां पे हवा जाकर के नीचे उतरने लगती है, फिर वहीं पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। तो याद रखिए, पश्चिमोत्तर भारत में पाकिस्तान वाले साइड में क्योंकि सूर्य दक्षिण की तरफ चला गया है, उस वजह से यहां पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। और यहां पर यहां का तापमान औसतन 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है चला जाता है, जबकि दक्षिण भारत में ठीक इसी समय जो तापमान होता है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। ठंडी के समय की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आप पॉइंट यहां पे याद रखें। आगे देखिए, अभी और जाइए मत कहीं पे, सुनिए कि इसके वजह से होता क्या है। करा इस समय पवन द्वारा उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर भारत से पूर्व की ओर जो है पवन जो है प्रवाहित होती है। किधर से, पवन द्वारा उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर इधर प्रवाहित होती है। और पूर्वी तटीय भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा भी होने लगती है। आपने एक चीज और यहां पे सुना होगा, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में दोस्तों, डिस्टर्बेंस जो है ये भारत में नहीं होता, एक्चुअली में ये पैदा होता है भूमध्य सागर के पास, लेकिन वहां से गोल गोल घूमते 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 चक्रवात के रूप में घूमते घूमते कहां जाता है, ये हर साल भारत की तरफ आता है। आपको याद होगा, जब ठंडी समाप्त होने वाली होती है भारत में वर्षा होता है। आप देखते होंगे ठंडी एक बार जाने वाली होती है, पता चलता फिर से लौट आई ठंडी। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि अब तो ठंडी चली गई, लेकिन फिर से आ जाती है। तो लास्ट टाइम वर्षा होता है, शीतलहरी पड़ती है, कभी कभी तो ठंडी खत्म होते होते तक में जो है बर्फबारी भी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो वही लिख रहा है, करा इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरी पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ का जन्म कैसे होता है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से होता है, जो वहां पर पैदा होता है, जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा धीरे धीरे इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते होते हुए कहां तक आता है, ये भारत तक आता है। आता तो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जहां पैदा हुआ है बारिश वहां ज्यादा होगी या अफगानिस्तान में ज्यादा होगी या पाकिस्तान में ज्यादा होगी या भारत में ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है, जितना दूरी बढ़ते जाएगी वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी ना, क्योंकि उधर बारिश होते हुए आ रहा है ना, पूरा पानी तो वहीं गिरा दिया, तो लास्ट में क्या लेके आएगा अपने साथ। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभाव पड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये लिख रहा है यहां पर, कर हालांकि पूर्व की ओर बढ़ने पर, पूर्व मतलब अरे भूमध्य जो सागर है, रेखा नहीं, रेखा तो बीच में है, पृथ्वी के बीचों बीच, मैं भूमध्य सागर की बात कर रहा हूं, मेडिटेरियन सी की बात कर रहा हूं। ठीक है, करा जो भूमध्य सागर है वहां से ये जो शीतोष्ण चक्रवात उठा है, जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ पैदा होता है दोस्तों, वो अगर पूरब की तरफ आएगा, भारत तो पूरब में पड़ता है ना, तो पूरब की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे पॉइंट में बढ़िए। देखिए एक इमेज में मैं आपको दिखा दे रहा हूं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर जब भी कोई बात बताया करिए तो एक इमेज में हमको दिखा दिया करिए। देखिए यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है, ठीक है, और भूमध्य सागर से यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, इसके माध्यम से जो है ये चक्रवाती वर्षा के रूप में ये आगे बढ़ता आता हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आता जाता ये पाकिस्तान होते हुए भारत तक आता है। यहाँ पे भारत है लास्ट में, इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात आता है कि अच्छा इस वर्षा से किसको फायदा और किसको नुकसान। जब ये पश्चिमी विक्षोभ भारत में आता है तो क्या फायदा होता है सर, कि नुकसान होता है, क्या होता है? ठीक है सर, ये भी बता दीजिए। सुनिए, कह रहा है इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब में जो वर्षा होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। कितना? 25 सेंटीमीटर। और उत्तर प्रदेश में
वो भी खास। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर मैं भारत का मैप ऐसे बना दूं, आपको पता है पंजाब यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, और उत्तर प्रदेश के लिए और आपको पूर्व में जाना पड़ेगा ना, तो आपका उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश मान लो इतना बड़ा है, तो इसके पश्चिमी हिस्से तक आते आते तक में, ठीक है, हालांकि इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल तक जाता है, बट पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही इसका बारिश का फायदा मिल पाता है, क्योंकि वहां तक जो है ये 4 सेंटीमीटर वर्षा इसको प्राप्त हो पाता है। ठीक है, किससे? उस पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा मिल रही है उससे पंजाब को, उत्तर प्रदेश को काफी फायदा मिलता है। यही रीजन है कि यहां पर थोड़ी सी वर्षा ही किसानों को बड़ा फायदा दे देती, क्योंकि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, काम हटा लीजिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पर गेहूं, चना, सरसों, ठीक है, ठंडी के समय में यही होता है, गेहूं, चना, सरसों, इन सब की जब खेती होती है, यानी रबी की फसलों की जो खेती होती है, उसके लिए यह वर्षा बड़ी सहायक साबित होती है। क्यों? हल्का हल्का फुहारा पड़ता है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, हल्का फुहारा पड़ता है, इसमें जो है किसानों को बड़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसी तरह फिर दोस्तों जब ये वर्षा हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, तो हिमाचल में सेब की खेती खूब होती है, और जम्मू में भी, ठीक है, सेब की खेती खूब होती है, तो सेब की खेती के लिए भी वर्षा जो है काफी मददगार साबित होती है। दोस्तों राजस्थान में भी इस तरह के वर्षा का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, वहां पर इस तरह की वर्षा को मावट कहते हैं। तो कई बार आपसे परीक्षा में पूछता, बताइए मावट किसे कहते हैं? ठीक है, मावट वर्षा कहां पर होती है, ऐसा करके पूछ देता है। ठीक है, या पूछ दिया पश्चिमी विक्षोभ को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए मावट वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है। और यही जब पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों में जाती है, अगर हिम रेखा तक पहुंच गई, हिम रेखा मतलब, हिम रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसके ऊपर अगर ये पश्चिमी विक्षोभ पहुंच गया तो वहां पर हिमपात शुरू हो जाएगा। नीचे है तो बारिश हो रहा है, लेकिन अगर हिम रेखा के ऊपर गया तो वहीं से हिमपात हो जाएगा। और हिमपात भी जरूरी है, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश होगा हिमालय पर तो सारा पानी धीरे धीरे आके कहां चला जाएगा? समुद्र की तरफ बढ़ जाएगा। और ये बहुत फायदा करता है, क्योंकि जो हिमपात होता है, हिमपात यानी बर्फ, जो बर्फबारी होता है वो बर्फबारी तुरंत पानी बनता नहीं है, क्योंकि हिम रेखा के ऊपर का स्थान है, तो वो जाके पहाड़ों पर वो बर्फ जाके जमा होती है। आप लोग सोचते हैं ना कैसे बर्फ जमा होता है? ये पहाड़ का बर्फ पिघलता जाता है, कभी समाप्त नहीं होता है। गंगा नदी का पानी कब समाप्त होगा? है कि नहीं? मन में आता बात। तो याद रखिए पश्चिमी विक्षोभ हर वर्ष आकर के इस तरह से कारण बनता है और हिम रेखा के ऊपर हिमपात करता है, जिसकी वजह से हर बार जो है मोटी मोटी बर्फ की लहरें वहां जमा होती जाती हैं। जो हिमालयी नदियां मतलब हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं, इसी वजह से उनको लगातार पानी मिलता है। वो नदियां सतत वाहिनी कहलाती हैं, वो नदियां 12 मासी कहलाती हैं, क्योंकि 12 महीने उसमें पानी भरा रहता है। दक्षिण भारत में चले जाओ, तमाम नदियां सूख जाती हैं, पानी ही नहीं है, पानी आए कहां से? हाँ, तो ये सारी चीजें उत्तर भारत में देखने को मिलता है। इसका पूरा फायदा उत्तर भारतीय राज्यों को मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे लास्ट पॉइंट में बता रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल के अंत में शीतलहरी और वर्षा देखने को मिलती है। नुकसान एक ही है कि जो लोग ज्यादा एडवांस होते हैं वो शीतलहरी में निपट जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये तो मुद्दा रहा किसका? शीत ऋतु में जो है कि किस प्रकार की, याद रखिए शीत ऋतु में मैंने 2 तरह की बताया था ना, क्या होता है समझिए। अब यहां पर देखिए ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के समय में, ठीक है, उन मानसूनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन गर्मी के समय वो फरवरी में एंड हुआ और ये मार्च में शुरू हो गया। ठीक है, करा मार्च से लेकर जून तक जो है ये ग्रीष्म ऋतु का समय है। करा इस समय सूर्य क्या हो जाता? उत्तरायण हो जाता, उत्तर की तरफ आ जाता। और आपको पता है 21 जून को सूर्य कहां आकर चमकता है? सीधे आकर के कर्क रेखा पर चमकता है। अर्थात सूर्य जो है उससे ज्यादातर उष्मा किसको मिलती है? भारत को मिलती है, क्योंकि कर्क रेखा भी कहां से गुजरा हुआ है? भारत से गुजरा हुआ, भारत के 8 राज्यों से गुजरा हुआ है। अतः तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। जैसे जैसे सूर्य उत्तर की तरफ आता है, कर्क रेखा की तरफ आता जाता है, धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होती जाती है। 21 मार्च की कंडीशन की बात करें, 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा को पार करता है, विषुवत रेखा पर स्थिर होता है, और फिर 21 मार्च से 21 जून 3 महीने लगता है उसको 23 डिग्री खिसक कर आने में। ठीक है, तो याद रखिएगा 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। अतः मार्च के मध्य में तापमान बढ़ना शुरू होता है और 21 जून आते आते तक में, अरे जून छोड़िए, मई आते आते तक में यह टेम्परेचर बढ़ के 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है। कितना? 40-45, अभी नहीं, अभी तो 40-42 गया है। जून जब कर्क रेखा के ऊपर आ जाएगा तब इसका टेम्परेचर बढ़ के 45 डिग्री तक चला जाता है। यही वो समय है दोस्तों जब उत्तर पश्चिम भारत में क्या चलता है? लू चलता है। आप कहते हैं ना गर्मी के समय में लू चलता है, अरे बाहर मत जाओ लू मार देगा।
ठंडी के समय में कहते हो शीतलहरी लग जाएगी, शीतलहरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण चलता है, और यहाँ पर आप क्या बोलते हो, लू चलता है, लू, ठीक है। तो याद रखिए, कह रहा कई स्थानों पर इस समय जो तापमान होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, या कभी कभी इससे ऊपर भी चला जाता है। अगर मैं स्पेशली राजस्थान की बात कर लूं, जहां पर थार का मरुस्थल है, तो आपको पता ही होगा कि थार के मरुस्थल में पूरा रेत ही रेत है, और रेत बहुत तेजी से गर्म होती है, ठीक है, और बहुत तेजी से ठंडा भी होती है, भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि राजस्थान में जो टेम्परेचर है वो तो 49-50 डिग्री तक चला जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वहां भी टेम्परेचर 40-42 के आसपास रहता है, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल वगैरह की बात कर लें तो यहां थोड़ा राहत रहता है, 27 से 28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। आगे लिख रहा है पश्चिमोत्तर भारत, वो पाकिस्तान वाले साइड का क्या हालचाल है गर्मी के महीने में, ठीक है। कह रहा पश्चिमोत्तर भारत का उच्च दाब, जो वहां पे ठंडी के समय में उच्च दाब बना था, हाई प्रेशर बना था, वो धीरे धीरे निम्न दाब में बदलने लगता है। क्या होने लगता है, निम्न दाब, क्योंकि अब सूर्य पहुंच चुका है, ज्यादा गर्मी उसको मिलेगा, हवाएं गर्म होकर ऊपर भगेंगी, वहां पे लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। जैसे जैसे लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, हाई प्रेशर वहां से हट जाएगा। लिख रहा है दक्षिण पूर्वी आर्द्र समुद्री पवने। अब देखिए नीचे की तरफ, भारत के में नीचे की तरफ जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे एक मिनट, देखिए ऐसे ऐसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये दक्षिण है, ये पूर्वी है, यानी बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, लो प्रेशर बना, धीरे धीरे लो प्रेशर बनाना। कैसे बना लो प्रेशर, क्योंकि सूर्य कहां तक आ गया है, 23.5 डिग्री तक आ गया है, ठीक है, और यही चमक रहा है, तो यहां पर जो हवाएं गर्म हो जाती हैं, गर्म होकर के भग जाती हैं, ठीक है। जो पहले हाई प्रेशर था ठंडी के समय में, शीतकाल में, ग्रीष्म काल में वो लो प्रेशर बन जाता है, और यहां से जो हवाएं हैं ये बढ़ करके भगना शुरू होती है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर जो है हवाएं बहना शुरू होती है। वही लिख रहा है पश्चिमोत्तर भारत का उच्च दाब धीरे धीरे निम्न दाब में बदलने लगता है। दक्षिण पूर्वी आर्द्र समुद्री पवनें और स्थलीय शुष्क धूल भरी आंधियां जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर के तूफान पैदा करती हैं, जिससे पवन की गति अचानक तेज हो जाती है। जब पवन की गति तेज होगा, हवाएं बहेंगी तेजी से, तो जो मेघ हैं, जो वर्षा की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। लिख रहा है इस समय मानसून पूर्व की वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। विभिन्न भागों में इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। गर्मी के समय में जो वर्षा होती है वो जो है दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा मिलती है, याद रखें, गर्मी के समय में, और ठंडी के समय में पश्चिमी विक्षोभ से ज्यादातर वर्षा मिलती है भारत में। आगे लिख रहा है असम में इस तरह के वर्षा को चाय वर्षा कहा जाता है, टी सावर कहा जाता है। क्यों, पश्चिम बंगाल से डायरेक्ट नहीं चली जाती पाकिस्तान, कोई ट्रेन नहीं है, ठीक है, वो घूम करके जाती है, ठीक है। तो असम के ऊपर से जब गुजरती है उसको टी सावर कहते हैं, क्योंकि वहां पर चाय की खेती होती है। असम में क्या होती है, दार्जिलिंग टी का नाम सुना होगा ना, दार्जिलिंग असम में नहीं है, दार्जिलिंग कहां है, पश्चिम बंगाल में। कई बार परीक्षा में आता लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में, हालांकि असम में बहुत ज्यादा चाय की खेती होती है। तो चाय की खेती पर जो थोड़ी थोड़ी वर्षा की मात्रा मिल जाती है, इनको बड़ा फायदा हो जाता है। इसी तरह से बंगाल में काल वैसाखी, ठीक है, इस वर्षा का नाम है। जैसे यहाँ चाय वर्षा कहा गया, उसी तरह से बंगाल में काल वैसाखी किया जाता है। बंगाल में काल वैसाखी के अलावा नार्वेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नार्वेस्टर। वैसे नार्वेस्टर हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में भी इसको नार्वेस्टर नाम से ही जानते हैं, ठीक है। देखिए गर्मी के समय में वर्षा हो रहा है, केरल में जब वर्षा पहुंचती है तो इसको आम्र वर्षा बोलते हैं, क्योंकि यह आम को पकने में सहायक साबित होती है, ठीक है। तो याद रखिए इसको मैंगो सावर कहा जाता है। कर्नाटक में काफी वर्षा नाम दिया जाता है, क्योंकि काफी के जो फूल होते हैं इसी एक बारिश के बाद फूल करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसको चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, ये चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर से नार्वेस्टर भी कहा जाता है। इस समय होने वाली वर्षा में तड़ित झंझा देखने को मिलता है। तड़ित झंझा ये क्या होता है, इसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। तड़ित झंझा माने बिजली तड़कना, यार मेघ गरजना, बिजली तड़कना, धड़ाधड़ गरज रहा है, उसको बोलते हैं। तो याद रखेगा, ये यानी बिजली भी उत्पन्न होती है, जाहिर सी मतलब आपको भयंकर बारिश होगा, तो याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आर्द्रकाल। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्द्रकाल, ठीक है, क्योंकि वो अभी तक हम लोग शुष्क काल में देखा जा रहा था। शुष्क में दो था, एक शीत शुष्क काल, एक ग्रीष्म शुष्क काल। ये हमारा क्या आ गया, आर्द्रकाल आ गया। सुनिए करा, इसके अंतर्गत मानसून का आगमन और निवर्तन का समय शामिल किया जाता है। जहां मानसून का आगमन जून से सितंबर तक माना जाता है, वहीं अक्टूबर से दिसंबर तक इसके निवर्तन का समय माना जाता है, धीरे धीरे वापस जाता है, ठीक है। तो दोनों याद रखें। इससे पूरे भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो लगभग 74% आने से, आगमन से, और 13% निवर्तन से, जाने से।
प्राप्त होती है। तो 74 और 13 दोनों याद रखिएगा। बाकी का याद रखिए, अगर ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा प्राप्त होती है अगर उसकी औसतन तुलना करें वार्षिक, तो याद रखिए 10% प्राप्त होता है, और पश्चिमी विक्षोभ से औसतन वार्षिक वर्षा 3% प्राप्त होता है पूरे भारत को। तो इसको भी आप जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए खूब बारिश जैसा माहौल बन गया है, ठीक है, माहौल क्या, बारिश ही होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो है किस ऋतु में होता है ऐसा, वर्षा ऋतु में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ाता हूं आपको। आगे दे रहा है दोस्तों मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। देखिए कई सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से मैं आपको 3-4 सिद्धांत बताऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा हमारा मानसून का आगमन और मानसून का निवर्तन। उसके अलावा एक परंपरागत सिद्धांत है, एक ITZCC का नाम सुना होगा, वो है, ठीक है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं परंपरागत सिद्धांत के बारे में। ये कुछ नया नहीं है, जो आप पढ़े हो ठीक उसी तरह से। देखिए क्या दे रहा है, सुनिए, करा इसके अनुसार 21 मार्च, रुकिए सर, 21 मार्च अभी आपने पढ़ाया था हमको, 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, पता है भाई, आपको याद होने लगा। करा इसके अनुसार 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। कुछ समझाने की जरूरत है क्या, समझ में आ रहा है ना भाई, विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ आ रहा है तो उत्तर भारत में तो गर्मी बढ़ेगी ना, और मध्य जून आते तक में गर्मी अत्यधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि 21 जून को सूर्य कहां पहुंच जाता है, कर्क रेखा पर। करा इसी समय पश्चिमोत्तर भारत तथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जो ठंडी के समय में हाई प्रेशर होता है वो इस समय में लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। कह रहा ये निम्न दाब क्षेत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवने हैं उनको आगमन न्योता भेज देते हैं, आजा तुम भी आजा आजा, ठीक है। किसको न्योता भेज दिए? ये दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को बुला लेते हैं। भाई मैंने आपको बताया था कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, नहीं पढ़े क्या? अरे पीछे का पढ़िए यार जाकर के, कैसे समझा पाऊंगा मैं आपको। आप देखिए एक चीज बता दूं, स्टडी 91 पर अगर आपको पढ़ना है तो याद रखिए सभी टॉपिक को चैप्टर वाइज सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है। पीछे का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आगे के वीडियो आपको समझ में आएंगे, और मेरा पढ़ाने का सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए, ताकि बच्चे के मन में कभी ये ना आए कि मेरे पास यार पैसे नहीं थे इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास समस्याएं थी इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि कोई बोल नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए आप मेहनत से पढ़ते रहो और तरीके से पढ़ो। तो याद रखिए, क्योंकि लो प्रेशर बन गया कहां पर? पश्चिमोत्तर भारत में, जहां पर हाई प्रेशर बना था, जहां पे आके रुका था कौन? पश्चिमी विक्षोभ आके रुका था, ठीक है, वहां पर। अब वहां धीरे धीरे लो प्रेशर बन जाता है क्योंकि सूरज पहुंच चुका है, ठीक है, गर्मी बढ़ रही वहां पे। तो याद रखिए ये दक्षिणी गोलार्ध के, दक्षिणी गोलार्ध मतलब 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है वहां के नीचे, भारत में तो नहीं है ना, भारत तो नीचे जाओगे मालदीव के ऊपर 0 डिग्री लाइन गुजरी हुई, ठीक है, तो वहां के नीचे चले जाओ, कर वहां से जो व्यापारी पवने हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार विषुवती पवने भूमध्य रेखा को पार कर, अरे कोई बुलाया तो आएंगी कैसे नहीं, ठीक है, वो भी भारत जैसे देश में ये पवने आने को तरसती हैं। लिख रहा विषुवती पवने भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण पूर्वी मानसून के रूप में भारत की तरफ बढ़ती। जैसे भारत की तरफ बढ़ती पता चलता है भारत की आकृति कैसा है, प्रायद्वीप के आकार का है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप वह हिस्सा होता है जो 3 तरफ से भारत में घिरा होता है। तो नीचे की तरफ जैसे हवाएं आती हैं इनको पता चलता है यार 2 हिस्सा है, एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहीं से 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं और दोनों हिस्सों में अलग अलग माहौल से जाकर के वर्षा करना शुरू करती हैं। तो इसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। लिख रहा हजारों किलोमीटर की समुद्री यात्रा करने के बाद, अच्छा एक बात बताओ, कोई हवा दूर से आ रही है क्या अपने साथ नमी नहीं लाएगी? नमी ह्यूमिडिटी लाएगी ना, तो लाएगी। कर समुद्री यात्रा करने के कारण इसमें पर्याप्त नमी होता है, और इसके जो बादल होते हैं काले काले बादल होते हैं, भयंकर काले काले बादल। और जब ये बादल आते हैं ना, उमस होती, खूब उमस होती है, आपको लगता है कि बस आप नहीं तब ये वर्षा हो ही जाएगी, ठीक है। भयंकर उमस होती है और भयंकर मूसलाधार बारिश होती है। इस बारिश को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। भयंकर मूसलाधार बारिश, मानसून प्रस्फोट हो गया, ठीक है, तो ब्रस्ट ऑफ मानसून कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा 3 तरफ से जल से घिरा है। तो महासागर की तरफ से आने वाली मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इस समय देश में पर्वतों का वितरण भी वर्षा के लिए मुख्य निर्धारक का काम करता। अच्छा क्यों सर? क्योंकि ये जो हवाएं आती हैं पर्वतों से टकराएंगी, वर्षा करेंगी, ठीक है। तो ये पर्वतों का वितरण जहां पर जैसा होगा, बारिश का रूप वहां पर उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको दिख रहा है, देखिए काले काले मेघा आ गए। अच्छा इस तरह की सीन देखने में बड़ा मजा आता है ना, मेरे को तो पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, कि
बहुत बेसिक से उठा गया दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत पुराने आप वीडियोस जाके देख सकते हैं, तब मैं कॉपी पे पढ़ाई करता था। ठीक है, जो सेलफोन आप लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, बात करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, मैं उसी सेलफोन से रिकॉर्डिंग क्या करता था, कॉपी पे लिख करके और हाईलाइटर लेकर के उसको पढ़ाई करता था। और क्योंकि नेट की स्पीड उस समय उतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत था, जियो में भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो जहाँ पर मैं रहता था वहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जा करके रोज़ पर डे का मेरा टाइम था कि मुझे उतनी दूर जाना है और 2 वीडियो मैंने बनाया है तो दोनों को अपलोड करना है। वहाँ पे अपलोडिंग में भी बड़ा समय लगता था, 1.5-2 घंटे हो जाता था, तो वहाँ अपलोड करके तब वापस आता था। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ा गया है, तब जा करके फिर कैमरा आया, कैमरा से इंटरेक्टिव बोर्ड से आज वेबसाइट, एप्लीकेशन, तमाम चीज़ें आ गई हैं और धीरे धीरे करके सभी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। तब भी सब कुछ निःशुल्क था, आज भी सब कुछ निःशुल्क है। वजह सिर्फ एक ही है कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, ना ही औरों की तरह हमने कोई इस तरह की चीज़ें बनाई कि नहीं आप जो है पैसे वसूला जाए, आपसे ये किया जाए वो किया जाए, नहीं, कुछ नहीं। सिंपली मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर एक विषय को डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ा के समाप्त करूंगा और जब तक मेरा वादा पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ठीक है, वादा है हर एक विषय मतलब हर एक विषय, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, ठीक है, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो मैपिंग हो, चाहे वो वर्ड हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। बस थोड़ा समय दीजिए। बहुत सारे विषय खत्म भी हो चुके हैं, हिंदी पूरी खत्म हो गई, एंशिएंट हिस्ट्री पूरी खत्म हो गई, मेडिएवल खत्म हो गया, मॉडर्न खत्म हो गया, पॉलिटी खत्म हो गया, बायोलॉजी खत्म हो गया, फिजिक्स भी खत्म होने की कगार पे पहुंच गया। अब इस पे हाथ लग गया, 10-15 दिन के अंदर अधिकतम। देखो इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, ये 3-4-5 लेक्चर और कठिन है, उसके बाद बड़ा एकदम सिंपल लेक्चर है। ठीक है, सड़कों के बारे में बताना है आपको, ठीक है, नहरों के बारे में बताना है, नदियों के बारे में बताना है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है वहां पे। ठीक है, वो तुरंत आपको बताता चलूंगा। इसके बाद मिट्टी वाला चैप्टर आएगा, बड़े मजेदार चैप्टर होगा। ठीक है, तो ये सभी जो कोर्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब के भी वीडियो अपडेट हैं वहां पर, वो आप देख सकते हैं। बहुत जल्द दोस्तों हमारा एक एप्लीकेशन भी आ रहा है, अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आपको बेशक बहुत हेल्प मिल पाएगा। स्टडी 91 के नाम से गूगल प्ले स्टोर में आ जाएगा, अभी आया नहीं, आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलो आगे देखते हैं। करा चूंकि पवनों से टकरा करके ही वर्षा होती है, तो जो पर्वतीय ढाल जो पवन अभिमुख है, 2 तरह के शब्द होते हैं यहाँ पर, पवन अभिमुख, अभिमुख मतलब जिनका ढाल पवनों की तरफ है, तो इधर से हवा आएगी, इधर टकराई तो इधर वर्षा हो गया, अब इधर के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो जो पवन अभिमुख है वहां पे तो खूब वर्षा होती है, वो क्षेत्र हरे भरे होते हैं, और जो पवन विमुख होते हैं, विमुख मतलब अपोजिट साइड होते हैं, वो याद रखिए वृष्टि छाया क्षेत्र माने जाते हैं, वहां पर वर्षा नहीं हो पाती, तो इसको आप याद रखेगा। ये टॉपिक मैं अभी रोक रहा हूं, मैं इसके बारे में कल बताऊंगा आपको, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा फ्लोन की प्रतिविश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत, जिसको हम लोग ITCZ बोलते हैं, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसके बारे में आपको बताऊंगा कल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से कि वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। देखिए जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा वीडियो आगे बढ़ेगा और जितना आगे जाएगा उतना हमारे और आपके दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।